हेलो फ्रेंड, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम इस वीडियो में 30 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रश्न संख्या 1 है, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। हवाई, फिजी, सोलोमन, गालापागोस, चारों के चारों प्रशांत महासागर में है। तो इसमें से भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है तुंगभद्रा परियोजना से केरल एवं तमिलनाडु लाभान्वित है। ऑप्शन बी है कुंडोह परियोजना से कर्नाटक, ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी है कि सलाल परियोजना से हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होता है, तथा ऑप्शन डी है कि शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है। तो इसमें से सत्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। जो शरावती परियोजना है, ये शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका व ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो जो भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इन चार ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो निम्नांकित कथन नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसमें से एक कौन सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है। उकाई बांध परियोजना क्या तापी नदी पे स्थित है। व ऑप्शन सी है दून जो है लंबी पर्वतीय घाटियां होती हैं। ऑप्शन डी दे रखा है कि कोरोमंडल तटीय जो मैदान है, ये मालाबार तटीय मैदान से क्या है, अधिक चौड़ा है। तो कोरोमंडल जो कि तमिलनाडु के तट पे हमें देखने को मिलेगा, इधर पूर्वी प्रदेश में, पूर्वी तटवर्ती भाग में, पूर्वी घाट में। तो जो सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीस्ता नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि इसमें हमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। जैसे संयंत्र दिया हुआ है, एक तरफ संयंत्र और दूसरी तरफ दिया हुआ है ऊर्जा के प्रकार, यानी कौन सा संयंत्र किस ऊर्जा का प्रयोग करके कार्य करता है। तो देखिए, इसमें ए दिया है कालागढ़, बी में ग्वाल पहाड़ी हो गई, सी तारापुर हो गया, वह ऑप्शन डी है पथरी। तो इसमें कौन कौन क्या उपयोग करता है, आइए इसको हम देखते हैं। इसमें देखिए, जो कालागढ़ संयंत्र है, ये जो प्रयोग करता है, ये जलीय प्रयोग करता है, यानी जल का प्रयोग करके ये अपने ऊर्जा का उत्पादन करता है। जो ग्वाल पहाड़ी है, ये सौर ऊर्जा का प्रयोग करता है। तारापुर जो है, ये आणविक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। वह जो पथरी संयंत्र है, ये किसका प्रयोग करेगा, तापीय ऊर्जा का। तो इसका आ हो जाएगा, इसका 2 से मिलान हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इसका क्रम सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है कि मानव के गृह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए, ऑप्शन ए है कि अरस्तु ने किया था, ऑप्शन बी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी है कि फ्रेडरिक रेटजेल ने, ऑप्शन डी है कार्ल रिटर ने। तो हम इसको देखते हैं कि इसका प्रयोग करके किसने अध्ययन किया है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा ऑप्शन डी हो जाएगा कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने सबसे पहले मानव गृह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 7 है कि वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस की कमी है। तो निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, यानी प्रति 1000 मीटर जब ऊंचे हम जाते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, इसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है अभिवाहनीय रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहेंगे, ऑप्शन बी है शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहेंगे, ऑप्शन सी है आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, या ऑप्शन डी है कि सामान्य ताप ह्रास दर इसको
कहा जाता है? तो देखिए इसको हम कहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिवहनीय रुद्धोष्म ताप ह्रास दर प्रति 1000 मीटर पे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नांकित में से किसने संसार के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों जैसे 1970 का सर्वप्रथम निर्धारण किया था? संसार को पूरे जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजित किया था सबसे पहले किसने? ऑप्शन ए दे रखा है कि ए एकरमैन ने, ऑप्शन बी है जे आई क्लार्क ने, ऑप्शन सी है जी टी त्रिवार था, और ऑप्शन डी है डब्ल्यू जेलेंस्की ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकरमैन ने सबसे पहले ये किया था, मतलब जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, यदि एक निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से यानी बीच से प्रवाहित होती है? इसमें देखते हैं, देखिए ऑप्शन ए दिया है कि चेनाब नदी, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी दिया है कि झेलम नदी, व ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है सिंधु नदी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, इसमें पूछ रहा है क्यूरोसिगो जो जलधारा है इसके फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज्यादा स्पष्ट होती है, कब कब इसकी बढ़त ज्यादा स्पष्ट होती है? ऑप्शन ए है गर्मियों में, ऑप्शन बी है शिशिर ऋतु में, ऑप्शन सी है शीत ऋतु में, और ऑप्शन डी है बसंत ऋतु में। तो क्यूरोसिगो जो जलधारा है इसकी सबसे तापमान की बढ़त सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है शीत ऋतु में। क्यूरोसिगो एक गर्म जलधारा है और जो कि क्यूराइल से मिल करके वहाँ पे एक अच्छा क्षेत्र बनाती है, जो कि मत्स्य उत्पादन के लिए काफी अच्छा माना जाता है, और इस वजह से ही जापान में मत्स्य उत्पादन भी हमें अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी समुद्र तट के नगरीय प्रतिरूप के वर्णन हेतु मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए है सी डी हैरिस ने, ऑप्शन बी है जीन गॉटमैन ने किया था, जिम गॉटमैन ने, वो ऑप्शन सी है ब्रायन बेरी, वो ऑप्शन डी है हेरोल्ड मेयर ने। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मेगालोपोलिस जो शब्द है सबसे पहले इसका जो प्रयोग किसने किया, तो ये हो जाएंगे जीन गॉटमैन, इन्होंने सबसे पहले मेगालोपोलिस का शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 12 है कि वांगहो नदी गिरती है किसमें गिरती है? पीत सागर में, या ऑप्शन बी है कि चिहली की खाड़ी में, ऑप्शन सी है जापान सागर में, और ऑप्शन डी है दक्षिणी चीन सागर में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो वांगहो नदी अपना मुहाना बनाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चिहली की खाड़ी में, यह भी प्रशांत महासागर का ही भाग है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नांकित पर्वतों में से कौन सा टर्शियरी युगीन अल्पाइन तंत्र से संबंधित नहीं है? यानी अल्पाइन काल का कौन से पर्वत श्रृंखला इसमें से नहीं है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका का जो रॉकीज है ये, ऑप्शन बी है कि अफ्रीका का एटलस पर्वत, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका का एंडीज, ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा यहाँ पे, दक्षिण अमेरिका का एंडीज, और ऑप्शन डी है भारत का अरावली पर्वत। तो जो इसमें से अल्पाइन कालीन नहीं है, बाकी तो है रॉकी भी है, एटलस भी है, एंडीज भी है। तो जो नहीं है ये हो जाएगा भारत का जो अरावली है, ये नहीं हो जाएगा, भारत का हिमालय अल्पाइन तंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्लेट का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑप्शन बी है बोर्नियो, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, व ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसमें से कौन जो है भारतीय प्लेट का हिस्सा नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब जो है भारतीय प्लेट का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस देश का कहवा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया का, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, व ऑप्शन डी है वियतनाम का। तो कहवा उत्पादन में सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण स्थान है इन चारों में हो जाएगा आपका इंडोनेशिया इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत क्षरण के लिए प्रमुखतः जिम्मेदार है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरीन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड व ऑप्शन डी है मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि ओजोन परत क्षरण के लिए जो सबसे प्रमुखता से जिम्मेदार इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्लोरीन गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो जैव संस्कृति है ये दिया है कि रिटर ने दिया है। ऑप्शन बी दिया है कि जो जैविक राज्य का संकल्पना है ये रेडजेल ने दिया है। ऑप्शन सी है नवाचारों का विस्तरण हैगेट व परिमास्थल स्पाइकमैन ने दिया है ड्रीमलैंड थ्योरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं होगा ऑप्शन सी नहीं होगा। नवाचारों का विस्तरण का सिद्धांत ये हैगेट ने नहीं दिया है, पीटर हैगेट होगा इनका पूरा नाम, पीटर हैगेट ने नहीं दिया, हैंगर स्टैंड ने दिया है नवाचारों का विस्तरण सिद्धांत। इस वजह से परिमास्थल तो या ड्रीमलैंड थ्योरी तो स्पाइकमैन ने दिया है। जैव संस्कृति रिटर और जैविक राज्य का संकल्पना भी रेडजेल ने दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन वर्षा वन बायोम की विशेषता व्यक्त कर रहा है। इसमें से वर्षा वन बायोम की विशेषता इसमें से कौन सी है। ऑप्शन ए दिया है कि जो वनस्पति समुदाय में इसमें 4 ऊर्ध्वाधर स्तर होते हैं, प्रधान, उप प्रधान और झाड़ी एवं भूमि परतें पाई जाती हैं। ऑप्शन बी है कि वनस्पति समुदाय में वृक्ष, वितान, मध्यवर्ती झाड़ियां एवं घासों में बस 3 परतें होती हैं। ऑप्शन सी है कि पेड़ों की पत्ते इसमें चिमड़ी होती हैं। ऑप्शन डी है चरम समुदाय सदाबहार घासें होती हैं। तो देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो वनस्पति समुदाय में इसमें 4 ऊर्ध्वाधर स्तर देखने को मिलते हैं, एक प्रधान स्तर हो जाएगा, फिर उप प्रधान और झाड़ी एवं भूमि परतें सबसे निचले स्तर में। तो ये 4 विशेषताएं होती हैं वर्षा वन बायोम की 4 स्तर की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है पृथ्वी का आकर्षण बल का, ऑप्शन बी है चंद्रमा का ज्वारीय बल, ऑप्शन सी है महासागर में जो लवणता पाई जाती है उसका वो, ऑप्शन डी अवसादन की दर, जो अवसाद जमा होते हैं इसके दर का उपयोग हम नहीं करते हैं परिकलन करने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो पृथ्वी का आकर्षण बल है इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं पृथ्वी की आयु की गणना करने में। ऑप्शन प्रश्न संख्या 21 है कि यदि एक ग्लोब की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो गोल प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी। यानी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर लिया है हमने, तो उसकी भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन ए है 31.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 44 सेमी, ऑप्शन सी है 22 सेमी, ऑप्शन डी है 35.3 सेमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या ऑप्शन ए हो जाएगा 31.1 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है व्लादिवोस्टोक नहीं है, ऑप्शन बी है मिन्स्क नहीं है, ऑप्शन सी है मॉस्को और ऑप्शन डी है मॉस्को। तो इस चारों में से कौन जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पे स्थित नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी मिन्स्क। व्लादिवोस्टोक, मॉस्को ये सब है। प्रश्न संख्या 23 इसमें है निम्न में से संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा नगर जो है महान झीलों के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है डुलूथ, ऑप्शन बी है पिट्सबर्ग, ऑप्शन सी है शिकागो, ऑप्शन डी है डेट्रॉयट। तो इसमें से जो महान झीलों के तट पे इसमें से हमें नहीं देखने को मिलेगा, ये है ऑप्शन बी है पिट्सबर्ग। जो पिट्सबर्ग है ये अमेरिका के महान झीलों के तटों पे नहीं स्थित है। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे हम अधिक प्रदूषित भार के कारण किसको हम जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है। ऑप्शन ए है दामोदर को, ऑप्शन बी है घाघरा नदी को, ऑप्शन सी है पेरियार व ऑप्शन डी है यमुना। तो देखिए इसका जो जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है ये है दामोदर नदी। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 है कि जो विकास ध्रुव ग्रोथ पोल 1955 की जो संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने किया था। ऑप्शन ए दिया है इसमें कि जे.आर. लॉसन ने, ऑप्शन बी है जी मिर्डॉल ने, ऑप्शन सी है ए.आर. कुंकलिंस्की ने व ऑप्शन डी है एफ. पेरॉक्स।
तो इसका राइट हो जाएगा ग्रोथ पोल, जो संकल्पना दिया था ये दिया था पेरोक्स महोदय ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना कहाँ पे होती है? ऑप्शन ए है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन बी है कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी है मकर रेखा पर, वो ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में होगा। ये 2 बार यहाँ पे हो गया है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? देखिए, जो सबसे अधिक संभावना रहती है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये सबसे आते हैं जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है, यानी उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र वाले भागों में सबसे अधिक इनकी संभावना बनती है। प्रश्न संख्या 27, भूसत्तावादी उपागम को स्वीकार नहीं किया था किसने? ऑप्शन ए है कार्ल लेटर ने, ऑप्शन बी फ्रेडरिक रेडजेल ने, ऑप्शन सी है जी टेलर ने, ऑप्शन डी कार्लो सावर ने। तो किसने क्या किया? भूसत्तावादी का उपयोग ही नहीं किया था, ये किया था फ्रेडरिक रेडजेल ने। भूसत्तावादी उपागम को स्वीकार नहीं किया। प्रश्न संख्या 28 है, अंतःसागरीय कंदराओं से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए तथा अधोलिखित कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखते हैं, अंतःसागरीय कैनियन से संबंधित ये दिया हुआ है। देखिए, ऑप्शन ए है कि ये लंबी होती है, सकरी एवं अति गहरी घाटियां होती है, इसे हम कहते हैं अंतःसागरीय कंदराएं कहते हैं, अंतःसागरीय कैनियन। ऑप्शन 2 है कि ये अधिकतर गहरे सागरीय मैदानों पे पाई जाती हैं। ऑप्शन 3 है ये दंतरित तटों के सहारे अधिक पाई जाती हैं। ऑप्शन डी के डब्ल्यू.एम. डेविस के अनुसार इन कंदराओं की उत्पत्ति पंख तरंगे उत्तरदायी है। हाँ, पंख तरंगे इन्होंने दिया था, पंखिल तरंग का सिद्धांत दिया था, जो महासागरीय अंत महासागरीय कंदराएं होती हैं या कैनियन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये तो सही है, ए तो सही है कि ये लंबी, सक्रिय और अति गहरी होती है। लंबाई अधिक होती है इनकी, काफी पतली होती है और गहराई भी अधिक होती है। तो ये सही हो गया। और डेविस ने ये सिद्धांत दिया है, ये इनकी उत्पत्ति का पंख तरंग सिद्धांत दिया है अंतःसागरीय कैनियन की उत्पत्ति के लिए। तो देखिए, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 व 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से हम सम्मिलित कीजिए और सूचियां के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। क्लाइमोग्राफ पे स्थिति दिया है, जो ग्रिफिथ टेलर है। एफ.बी. टेलर का क्लाइमोग्राफ जो है, उन्होंने उसमें 4 स्थानों का नाम दिया है। उसमें कौन सी स्थिति किसकी है? जैसे स्कॉर्चिंग, मग्गी, रॉ, वकीन उन्होंने दिया है। तो इसमें से कौन किस क्षेत्र की विशेषता को दर्शा रहा है, इसे हमें बताना है इसमें। तो इसे देखते हैं। इसमें उन्होंने जैसे अपने जो ग्राफ बनाया है, इसमें 4 स्थान, जैसे यहाँ पे स्कॉर्चिंग उन्होंने दर्शाया है, यहाँ पे मग्गी, यहाँ पे रॉ और यहाँ पे कीन। तो देखते हैं हम। देखिए, तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हम देखते हैं क्या होगा। देखिए, जो इसमें उत्तर पश्चिम होता है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी ये वाला हो गया, उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसकी जो विशेषता होती है एकदम झुलसाने वाली, तापमान भी बहुत अधिक होता है, आर्द्रता बिल्कुल इसमें नहीं होती है। फिर हो गया उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मग्गी। तो मग्गी की हम विशेषता कहेंगे, मग्गी का क्या हो जाएगा? तो उत्तर पूर्व का हो जाएगा, ये बिल्कुल कैसा होगा? ये हो जाएगा उमसदार। इसका हो जाएगा ये उमसदार हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है और जो आर्द्रता होती है, आर्द्र वाला तापमान अधिक होता है और ह्यूमिडिटी भी अधिक होती है। इस वजह से ये बिल्कुल उमसदार हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम में ये हो जाएगा कीन। तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? इसका होगा कि यहाँ पे तीसरा होगा ये, क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता और तापमान दोनों ही कम होगा। फिर होता है, फिर दिया चौथा है कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इसकी स्थिति की बात करें तो ये होती है ठंडी, यानी यहाँ पे क्या होता है, तापमान काफी कम होता है। इस वजह से ये जो रॉ है, रॉ की जो विशेषता है उन्होंने बताया, ये होगी ठंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। निम्नांकित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक प्रदेश में किसने सबसे पहले बांटा? ऑप्शन ए है कि हम्बोल्ट ने विभाजित किया था, ऑप्शन बी है हेडनर ने, ऑप्शन सी है हॉटसन और ऑप्शन डी है कि हर्बर्टसन ने। तो जो विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले विभाजन किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
हर्षवर्धन महोदय ने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों की योजना में सबसे पहले विभाजित किया था। ये है आज का अंतिम प्रश्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।